हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? एवरीथिंग इज फाइन। बताइए, एक बार कमेंट करके आप लोग कंफर्म कर दीजिए, एवरीथिंग इज फाइन और नॉट। चलिए, नमस्कार नमस्कार। ओके ओके ओके। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए, तो कल वाली क्लास का बोल रहे हैं ओवरव्यू। अगर मैं एक बार इसको लिखना अगर चाहूं, मैं तो बता देता हूं कल का क्लास का ओवरव्यू है। कल हमने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, जो कि रिजर्व का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, उसमें जो उसका नोटेशन होता था क्लासिफिकेशन का, कुछ देर वेट कर लें क्या? दो चार लोग और जुड़ जाएं अगर कोई लेट होंगे तो। ठीक है, अश्विनी जी कह रहे हैं, अश्विन जी कह रहे हैं कि कल वाला क्लास का ओवरव्यू हो जाए सर एक बार। तो 1 से 2 मिनट का ओवरव्यू होगा। मैं सारी बातें ओरली आपको बता दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है। लिखने के लिए आप पुराना वाला पीपीटी, मतलब कल के लेक्चर का पीपीटी को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो कल हमने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन, यूएनएफसी क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्व्स को पढ़ा था, जिसको कि जो क्लासिफिकेशन का जो नोटेशन था वो 3 डिजिट से किया जाता था। 3 डिजिट नोटेशन जो था, पहला डिजिट जो रहता था वो ई, दैट इज इकोनॉमिक वायबिलिटी को रिप्रेजेंट करता था। दूसरा डिजिट था जो एफ, और वो जो होता था वो फिजिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता था। और तीसरा डिजिट जो होता था वो जियोलॉजिकल असेसमेंट को रिप्रेजेंट करता था। तो ई एफ जी से रिप्रेजेंटेशन होता था 3 डिजिट से। ई के जो ई होता था इकोनॉमिक वायबिलिटी, उसके अंडर 3 सब कैटेगरी थे। इकोनॉमिक वायबिलिटी के 3 सब कैटेगरी थे, जिसकी रैंकिंग थी 1 2 3। और फिजिबिलिटी असेसमेंट के भी 3 कैटेगरी थे, उसकी भी रैंकिंग थी 1 2 3। और जियोलॉजिकल असेसमेंट के 4 कैटेगरी थे, जिनका की रैंकिंग था 1 2 3 4। जो बेस्ट होता था, बेस्ट कौन सा रिजर्व होता था? बेस्ट रिजर्व कौन सा होता था? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन के अनुसार जो बेस्ट रिजर्व होता था, उसकी नंबरिंग क्या होती थी, उसकी कोडिंग क्या होती थी? उसकी कोडिंग होती थी कि जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है उसका भी टॉप वाला आ जाए, फिजिबिलिटी असेसमेंट है उसका भी टॉप वाला आ जाए, और जियोलॉजिकल असेसमेंट है उसका भी टॉप वाला आ जाए। इट मींस दैट 1 1 1 3 डिजिट कोड means one of economic viability, one of feasibility assessment, and one of geological assessment will give the highest category reserve अकॉर्डिंग टू यूएनएफ क्लासिफिकेशन। क्लियर है क्या? और जो वर्स्ट वाला होता था, वर्स्ट इन द सेंस लोएस्ट कैटेगरी, दैट विल बी थर्ड नंबर ऑफ इकोनॉमिक वायबिलिटी, थर्ड नंबर ऑफ फिजिबल असेसमेंट, एंड थर्ड नंबर, सॉरी, फोर्थ नंबर ऑफ जियोलॉजिकल असेसमेंट। मतलब तीनों का नंबरिंग में जो सबसे टॉप ऑर्डर वाला अगर नंबर का एक साथ कॉम्बिनेशन बना दिया जाए, दैट इज 1 1 1, इट विल बी द हाईएस्ट कैटेगरी। एंड द जो सबसे बॉटम कैटेगरी वाला जो नंबरिंग है उसका अगर कॉम्बिनेशन बना दिया जाए, इट मींस दैट 3 3 4, तो वो आपका बन जाता था द लोएस्ट कैटेगरी रिजर्व अकॉर्डिंग टू यूएनएफसी क्लासिफिकेशन। उसके बीच का सारा मॉडरेट कैटेगरी में आता था। और अगर आपको बोला जाए हाईएस्ट टू मॉडरेट कैटेगरी, तब आप उसके नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप सजा दोगे, देन इट विल बी हाईएस्ट टू लोएस्ट कैटेगरी ऑफ रिजर्व क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यूएनएफ क्लासिफिकेशन। ये था लास्ट क्लास का ओवरव्यू। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या सबका रिवीजन हो गया? चलिए, अगर आपका फर्स्ट क्लास है कोई बात नहीं, ये स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, इसमें मीन मीडियन मोड क्वार्टाइल वगैरह पढ़ेंगे, तो इसमें किसी को दिक्कत आने वाला नहीं है। सैंपलिंग का क्लास, अगला क्लास जो माइंड प्लानिंग का होगा वो सैंपलिंग का होगा। मैं सोचा कि इसको कवर कर लूं, ये अपना मैथमेटिक्स का लेक्चर 10 भी हो जाएगा, बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स का, और माइंड प्लानिंग में भी जो हमें स्टैटिस्टिक्स जितना पढ़ना है वो कवर हो जाएगा।
क्या क्लियर हो गया जो हमने कल का क्लास का ओवरव्यू दिया? क्या इज इट क्लियर टू एवरीवन? कल के क्लास से किसी को कुछ भी डाउट है? और अगर डाउट है तो वो जाकर के लेक्चर को देखें, और अगर कोई डाउट ज्यादा है तो वो पूछ सकते हैं। सर मैथ्स का लेक्चर नहीं किया हूं तो आज का क्लास नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आज का क्लास बिल्कुल समझ में आएगा। आज बेस समझो कि आज स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर 1 है एक तरीके से। स्टैटिस्टिक्स में हमने जितना भी चीजें पढ़ाई हैं वो अलग चीजें हैं। आज मैं बेसिक वाला, इस सारी चीजों को मैं स्किप करते हुए मैथमेटिक्स में आया था, और ये बेसिक है, इसको मैं इसीलिए स्किप किया था ताकि मैं प्लानिंग के साथ मर्ज करके 2 लेक्चर की जगह 1 लेक्चर ले सकूं। क्लियर है क्या? एवरीथिंग इज ओके? चलिए, सो नाउ वी स्टार्ट। तो सबसे पहले हम स्टैटिस्टिक में मेन मेन जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, इसमें टॉपिक जैसा कुछ भी नहीं। कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको पहले से मीन, मीडियन, मोड, परसेंटाइल, क्वार्टाइल, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सभी चीजें पता होंगी, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए ये क्लास है। कई लोग ऐसे होंगे जिनको ये सभी चीजें अच्छे से आता होगा, तो उनके लिए क्लास नहीं है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में भी क्या है, बेसिक्स है। तो मतलब मीन, मीडियन, मोड तो हम लोग क्लास 7th 8th 9th 10th हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो जल्दी से आप लगाइए टॉपिक जो है आपका, जो मेन टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। देखिए आज का लेक्चर अगर आज लेक्चर में हो जाएगा तब अच्छी बात है, नहीं तो कल तो इसको कंप्लीट। आज 2 लेक्चर होने वाला था, बट टेक्निकल इशू के कारण क्लास लेट भी हुई, आपको इन्फॉर्म भी लेट किया गया। मेन टॉपिक्स जो कवर करने वाले हैं, इस लेक्चर का बात कर रहा हूं मैं। इस लेक्चर में बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में जो मेन टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिसको आपको पता होना चाहिए, वो क्या क्या है मैं बता देता हूं। तो इस पे आपको ध्यान से फोकस होना चाहिए। यार क्या स्टार देते हैं सर। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। टेंडेंसी का स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं ये जो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, इसके इसके अंडर आएगा अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड। क्लियर है क्या? फिर आप लगाइए मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, मतलब जो डेटा का आपका रीडिंग है वो कितना डिस्पर्स्ड है। डिस्पर्स्ड मतलब कितना वेरिंग है। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, अभी इसको अच्छे से समझेंगे। मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज। जिसको कि IQR भी हम कहते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो ये सब जो है मेन जो टॉपिक्स है बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में, इसको हम कवर करने वाले हैं। और साथ में हम परसेंटाइल भी देखेंगे कि परसेंटाइल क्या होता है। जैसे आप लोग सुनते हो ना कि एग्जाम में मेरा 98 परसेंटाइल है, मेरा 99 परसेंटाइल है, किसी का 100 परसेंटाइल है, उसका क्या सेंस है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है? चलिए तो अब लिखिए, ये टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। आइए अब नेक्स्ट पेज पे, या इसी पे लिखा जाए क्या? चलिए यहीं पे लिखते हैं। बेसिक कंपोनेंट क्या क्या है, ये सारी चीजें पढ़ने के लिए हमको बेसिक कंपोनेंट्स जानना होगा।
बेसिक कंपोनेंट्स लिखिए, बेसिक कंपोनेंट्स में लिखिए आप, पहला है डेटा। डेटा क्या होता है? रॉ मटेरियल। देखो, डेटा आपको समझ में आता है कि नहीं आता है? किसी भी चीज का कहीं से रीडिंग लिया गया, उसके कलेक्शन को ही डेटा बोलते हैं। चाहे वो सैंपल का डेटा हो, पॉपुलेशन का डेटा हो, या फिर और भी कई तरीके के डेटा होते हैं। जैसे स्टैटिस्टिक आता है, जैसे कि मान के चलो कि गेट का जो स्टैटिस्टिक आता है, जैसे अभी आने वाला है गेट 2025 का स्टैटिस्टिक अभी आने वाला है, तो उसका जो डेटा होता है ना, वो डेटा देता है ना कि इसका कट ऑफ इतना गया, इस कैटेगरी का कट ऑफ इतना गया, हाईएस्ट मार्क्स इतना गया, लोएस्ट इतना गया, रेंज इतना गया, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये सभी क्या है? डेटा है। रॉ मटेरियल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सबके जो मार्क्स आते हैं ना गेट में, वो क्या है? डेटा है। ठीक है। वेरिएबल में क्या? रैंडम वेरिएबल मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। रैंडम वेरिएबल, सम पैरामीटर्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन, प्लेसेस और थिंग। अब इसको समझाएंगे। और थिंग्स। चलिए, ये क्या कह रहा है? वेरिएबल जो है ना, मतलब रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या है? मैथमेटिक्स में जो अगर मैथमेटिक्स का क्लास किए होंगे उनको पता होगा कि किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वेरिएबल मान लेते थे। जैसे रैंडम वेरिएबल के केस में जब हम मैथमेटिक्स में पढ़ रहे थे, तो वहां पे हर बार एक्स मान रहे थे। वहां पे हमने कई सवाल भी करवाए हैं रैंडम वेरिएबल के ऊपर। तो इस तरीके से क्या बोल रहा है कि सम पैरामीटर्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन, प्लेसेस एंड थिंग्स। अगर मान लीजिए किसी, जैसे कि आपको बता दें कि पर्सन, मान लीजिए इस तरीके से है कि अलग अलग हाइट का कैटेगरी का पर्सन है। समझ पा रहे हो क्या? 5 फुट, 5 फुट 3 इंच, 5 फुट 6 इंच, इस तरीके से अप टू 6 फीट, इस तरीके से 4-5 तरीके का डेटा है। अब उस डेटा को, हर एक डेटा को एक को एक्स बोला गया। अगर 5 फुट वाला अगर कोई आ जाए, 5.3 वाला का आ जाए, उसको वाई मान लिया। तो ये जो वेरिएबल मानने का तरीका है डेटा को, उसी को बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। ठीक है? क्लियर है क्या? सिंपल है कि एक नोटेशन एक तरीके से दिया जाता है, वेरिएबल नोटेशन दे दिया जाता है किसी भी डेटा को, उसी को बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल सम पैरामीटर्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन, प्लेसेस। अब जैसे पर्सन में भी हमने एग्जांपल दिया कि कोई 5 फुट का अगर कैटेगरी है तो उसको हमने एक्स बोल दिया, 5 फुट 3 इंच का है उसको हमने वाई बोल दिया। इस तरीके से और भी हम रैंडम वेरिएबल, और भी वेरिएबल का नाम हम दे सकते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या यहां तक? चलिए बताइए, क्या यहां तक क्लियर है वेरिएबल? और एक जो लास्ट है जो हम पढ़ने वाले हैं, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स, चलिए क्या कहता है? समराइजेशन ऑफ समराइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। समझ रहे हो क्या? समराइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, मतलब जो भी आपका गेट का मार्क्स आएगा, जितने भी स्टूडेंट दिए हैं 7000 या 7400 जो भी दिए हैं, उन सबके मार्क्स को, डेटा को एक साथ अरेंज किया जाएगा। उसके बाद फिर उसमें देखा जाएगा कि हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है। क्या कर रहे हैं? एनालाइज कर रहे हैं ना डेटा को। आपके पास कलेक्शन तो आ गया कि मार्क्स क्या है। मार्क्स आने के बाद फिर उसको एनालाइज कर रहे हैं, हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है, मीडियम क्या है, जो मीडियन है मीडियन क्या है, एवरेज स्कोर क्या है, मॉड क्या है, किस रेंज में सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? बेसिकली एनालिसिस, डेटा एनालिसिस कर रहे हैं। समराइजेशन एंड एनालिसिस डेटा। ठीक है, हाँ। तो डेटा को हम एनालाइज कर रहे हैं। पहले पूरे समराइज किया, जो भी हमारे पास डेटा आया उसको समराइज किया, मतलब मान लो कि गेट का स्कोर आया उसको समराइज किया, और उसके बाद फिर उसको एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद स्टैटिस्टिक्स आता है। इसीलिए बोला जाता है गेट 2025 का स्टैटिस्टिक्स अभी आ गया है। तो बेसिकली डेटा का एनालिसिस होता है, जिसमें कट ऑफ वगैरह सब चीजें लिखी हुई होती हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या?
यहां तक क्लियर है सबको? इसको तो वही पढ़ेंगे, ये सारे टॉपिक्स जो है हम कवर करने वाले हैं, इसको अभी हमने नहीं बताया है। ये क्लियर हो गया क्या? ये रैंडम वेरिएबल डेटा का तो मतलब समझ में आ ही गया होगा कि जो भी कलेक्शन हम ले रहे हैं उसको हम डेटा बोलते हैं। और वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल आपको मैथमेटिक्स में भी समझाया था, यहां भी हमने हल्का फुल्का बता दिया है, और साथ में स्टैटिस्टिक भी क्लियर हो गया होगा। क्लियर है एवरीवन? क्लियर? चलिए, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है, मैं लिख देता हूं बट उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको मैथमेटिक्स में इन डिटेल अभी हम करने वाले हैं, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। उसको हम मैथमेटिक्स में इन डिटेल करने वाले हैं अभी। अगर इसको मैं स्किप कर रहा हूं, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल भी स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है, उसको मैं अभी स्किप कर रहा हूं। उसको अगर आप चाहोगे तो मैं फॉर्मूला लिख दूंगा कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, बट उसको अगर आप डिटेल में जानना चाहो तो मैथमेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली कल होगा, कल 2 लेक्चर होगा, तो मैथमेटिक्स का लेक्चर वहां से, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का लेक्चर वहां से आप देख सकते हैं। यहां पे मैं फॉर्मूला लिख दूंगा कि इसका क्या है, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। टेंडेंसी का स्पेलिंग देख लेना भाई, बाद में मत बोलना कि सर गलत जानते हैं, गलत पढ़ाते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्या है? मीन। सबसे पहला है सर मीन। मीन सबको पता है, अर्थमेटिक मीन की बात हो रही है। मीन सबको पता है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग तरीके से लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मैं ऐसे करता हूं, मैं ऐसे करता हूं, समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई अप टू आई इक्वल्स टू 1 टू n डिवाइडेड बाई n। क्लियर है क्या? इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा यार, मीन वगैरह में तो किसी को डाउट तो नहीं है। लिखना पड़ेगा क्या भी और इसमें डिटेल वगैरह में? इसमें कुछ, अब इसमें यहां पे लिख दो x1 x2 x3 अप टू xn और डेटा पॉइंट्स। डेटा पॉइंट्स, सपोज कर लो कि आप लोगों ने माइनिंग पाठशाला पे एक टेस्ट अटेम्प्ट लिया है, एन आर, एन इज ना, एन इज द नंबर ऑफ डेटा कलेक्टेड। सपोज कर लो कि आपने माइनिंग पाठशाला पे आप सभी ने टेस्ट दिया, सबका मार्क्स है जो किसी का x1 x2 x3 इस तरीके से मार्क्स है, और अगर n स्टूडेंट्स ने दिया तो जो मीन होगा समेशन ऑफ x1 x2 x3, इसको आप लिख सकते हो x1 प्लस x2 इस तरीके से डिवाइडेड बाई n, ये आपका मीन हो गया। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अगला है मीडियन। इस पे ध्यान दीजिएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की जरूरत है। मीडियन, इसका सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन है मिडिल टर्म। मीडियन मीन्स मिडिल टर्म, डेटा का जो मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म इन फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। अगर डेटा आपका असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, उसका मिडिल टर्म मीडियन बताता है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? सपोज पहला, इस केस में जो पार्ट ए है, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, अगर नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स क्या है? नंबर ऑफ, अरे यार, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स सपोज इक्वल्स टू n। ए, इसको ए मत लिखो, ऐसे लिखो, अब लिखेंगे नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स इज इक्वल्स टू n। अब यहां से हम लिख सकते हैं क्या? केस 1 जो है हमारा, n इज ऑड, n इज ऑड। तो अगर आपको मैं समझाऊं कि n डेटा को लिया गया है, सपोज कर लो कि यहां पे अगर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूं, आपके पास हाइट का डेटा जो है, हाइट का डेटा जो है 5, देखो अब पॉइंट के बाद जो लिख रहा हूं, चलो ठीक है जो भी समझ लेना, 5.3 फुट, 6.2 फुट, ये हाइट का डेटा है, 6.1 फुट, 5.8 फुट, 5 फुट, ये डेटा है।
तो कितने हैं? 1 2 3 4 5। n is odd, the data point, the number of data point is odd। इस केस में क्या होता है, यहां समझिएगा ध्यान से। इस केस में क्या होता है? इस केस में होता है मीडियन इज इक्वल्स टू, मीडियन मींस मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कैसे? जब डेटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में सजा देते हैं, मींस बढ़ती क्रम में छोटा से बड़ा सजा देते हैं, उसमें जो मिडिल टर्म आपका आएगा दैट विल रिप्रेजेंट योर मीडियन, दैट विल रिप्रेजेंट योर मीडियन। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो पहले इसको हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, पहले इसको हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा हमारा 5 फुट है, उसके बाद हमारा 5.3 फुट है, उसके बाद हमारा 5.8 फुट है, फिर 6.1 फुट, फिर 6.2 फुट। दिस इज अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है क्या? अब इसमें हम बात करेंगे कि मीडियन इज द मिडिल टर्म, मीडियन इज द मिडिल टर्म। 1 2 3 4 5, the middle term will be third term, as the total number of term is 5, so the middle term is third term, first second third, so median is 5.8। क्लियर है क्या? ऑड वाला फंडा क्लियर हो गया क्या? तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? टोटल कितना था? 5 था, हमने क्या किया? 3। तो इसका लिखने का जो तरीका है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n ऑड है, n ऑड है, एक सम करेंगे इवन हो जाएगा, इवन डिवाइडेड बाई 2 एक नंबर आ जाएगा क्या? एक नंबर आ जाएगा क्या? यस और नो? क्लियर है क्या? कोई लंबा कमेंट किया है भाई लोग, लेक्चर चल रहा कि बफरिंग हो रहा, मेरे साइड नेट भी सही है फिर भी रुक जा रहा है। ये क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? बफरिंग हो रहा है क्या? आप एक बार कमेंट करके बताइए जितने लोगों को दिक्कत आ रही है। ये जो इशू था कल वाला वो रिजॉल्व हो चुका है, क्लियर है? स्वर्णा जी, ये मैथमेटिक्स और माइंड प्लानिंग दोनों का मर्ज करके लेक्चर है। ये लेक्चर दोनों फोल्डर में आपको मिलेगा, मैथमेटिक्स में भी मिलेगा और प्लानिंग में भी मिलेगा। ये बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर है जो कि हमने अभी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में कवर नहीं किया था, तो इसको मैं दोनों जगह कवर करने वाला हूं। ठीक है, क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है सर, सब क्लियर। चलिए, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। स्वर्णा जी, ये मैथमेटिक्स का भी लेक्चर है, प्लानिंग का भी लेक्चर है, ठीक है? तो यहां पे चलिए, अगर आपका n टर्म है तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या है? n इज ऑड। दूसरा केस, बी केस क्या है? n इज इवन। तो इस केस में आपको क्या है करना है? मीडियन जो होगा मीडियन इज इक्वल्स टू n, n क्या है? इवन है, n बाई टू, n बाई टू। तो मान लो 10 है तो एक पांचवा टर्म हो गया, और एक आपका हो जाएगा n, जैसे अभी इस एक हो गया n बाई टू, एक हो जाएगा n प्लस इवन है, तो मान लो 10 टर्म है तो एक हो गया फिफ्थ टर्म, एक हो गया फिफ्थ टर्म प्लस 6 टर्म। तो 6 टर्म को लिखने का तरीका क्या होगा? 6 टर्म को आप लिखने का कई तरीके हैं, n बाई टू प्लस 1, n बाई टू टर्म। इसको क्लियर नहीं दिख रहा क्या? क्लियर नहीं दिख रहा तो इसको ऐसे लिख लीजिए आप, इसको ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा ऊपर लिखेंगे तो स्पेस बचेगा। चलिए, मीडियन इज इक्वल्स टू n बाई टू प्लस n बाई टू प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये समझ में नहीं आया सर, ये समझ में नहीं आया सर कि इवन वाला आपने कैसे कर दिया। इवन वाला कैसे किया, इसको अभी टेक्नोलॉजी की मदद से इसको पहले करेंगे। यहां से साइड, टेक्नोलॉजी की मदद से साइड नहीं हो पाएगा क्या? टेक्नोलॉजी की मदद से साइड नहीं हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। चलो, चलो ठीक है। तो ये हो गया हमारा केस। किसका केस था ये एग्जाम्पल जो था ये फॉर ऑड, फॉर ऑड नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। एक और एग्जाम्पल यहां पे ले लेते हैं, फॉर इवन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, डेटा पॉइंट्स। क्लियर है क्या? ये जो है ना पार्ट बी है, ये पार्ट ए है आपका, ए पार्ट बी है, ठीक है? तो इसमें हमने देखा
कि सर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडिल टर्म निकालना बहुत इजी है, ऑड नंबर है तो बीच वाला मिडिल निकल जाएगा। बट इस केस में आपको करने का जो तरीका यहाँ पे दिख रहा होगा उसको समझिए इस तरीके से। सपोज कर लो कि मार्क्स हैं आपके, गेट स्कोर हैं, और गेट स्कोर आप लोगों का कुछ ऐसा है, ध्यान से समझिएगा, गेट स्कोर नहीं है, मार्क्स है, गेट के मार्क्स हैं। तो ये जो डेटा पॉइंट्स है इसको थोड़ा समझिएगा इस तरीके से, 42, 47, 57, 35, 40, 60, 51, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और है आपका 55। तो ये आपके डेटा पॉइंट्स है, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स इवन है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डेटा पॉइंट है। सबसे पहला काम कौन सा है? सबसे पहला काम है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, फर्स्ट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इस चीज को मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूं, बट ये कॉमन बात है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसको असेंडिंग में लिखोगे, सबसे कम मार्क्स क्या है? 35, 35 के बाद क्या है? 40 है सर, 40 के बाद क्या है? 42 है, 42 के बाद क्या है? 47 है, 51 है, 55 है, 57 है एंड 60 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया सर, 8 टर्म्स हो गया। अब मिडिल टर्म का बात क्या कर रहे हैं? अब आपको करना क्या है? आप बोलोगे कि सर मिडिल टर्म देखना है, इधर से जाऊंगा इधर से आऊंगा, 1 2 3 4 चौथा, 1 2 3 4 चौथा। सर यहाँ पे मिडिल टर्म तो यहाँ पे आ रहा है, मिडिल टर्म जो आ रहा है सर वो यहाँ पे आ रहा है। अब कैसे? समझ में नहीं आ रहा है सर, मीडियन कैसे बताऊं? ये भी बोलता है कि मैं मिडिल से थोड़ा सा इधर हूं, ये बोलता है मिडिल से मैं थोड़ा सा इधर हूं। तो करना क्या है इस केस में? आपको करना क्या है? करना है ये दोनों का लेना है समेशन, ये दोनों का समेशन लेकर के एवरेज, फिर समझ नहीं पाओगे, एवरेज इक्वल्स टू मीडियन लिख दूंगा तो आप लोग गड़बड़ कर दोगे। ये दोनों से मीडियन निकलेगा, यहीं से मीडियन निकलेगा। कैसे निकलेगा? एवरेज ऑफ, यहां से निकलेगा, लिखो एवरेज ऑफ, या मीन लिखो ना, बढ़िया सा टर्म लगता है मीन, मीन ऑफ 47 एंड 51 गिव मीडियन। समझ में आया क्या? अब ध्यान से देखना, यहां से रिलेट करेंगे जो फॉर्मूला हमने लिखवाया है। टोटल कितने टर्म्स हैं सर? टोटल टर्म्स 8 हैं। टोटल टर्म्स कितने हैं? 8 हैं। तो मीडियन इक्वल्स टू है सर n/2, दैट इज फोर्थ टर्म, इट इज n/2 मींस 8/2, 8/2 इज फोर्थ टर्म, प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, दैट इज 4 प्लस एक 1, दैट इज फिफ्थ टर्म। फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2, तो फोर्थ टर्म इज दिस, फिफ्थ टर्म इज दिस, एंड द एवरेज इज इक्वल्स टू 49। क्लियर है क्या? ये मीडियन क्लियर हो गया होगा, चलते हैं आगे। मीडियन क्लियर हो गया होगा? मीडियन क्लियर हो गया क्या? नहीं नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। एवरेज और मीन में, एवरेज और मीन में, अर्थमेटिक मीन में कोई डिफरेंस नहीं है। देखो अब मीन में आप ये मत बोल देना कि हार्मोनिक मीन सर, ज्योमेट्रिक मीन सर, अर्थमेटिक मीन का बात कर रहा हूं। मीन मीन्स अर्थमेटिक मीन। मीन देखो, मीन दो तीन तरीके के होते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। आपको बस अभी अर्थमेटिक मीन का मैं बात कर रहा हूं, और उस अर्थमेटिक मीन के बेसिस पे मैं बोल रहा हूं इट इज एवरेज, इसको एवरेज बोलते हैं। ठीक है? तो मीन से आप ये मत समझ लेना कि सर मीन तो अर्थमेटिक, सॉरी, ज्योमेट्रिक मीन भी होता है, हार्मोनिक मीन भी होता है। तो ये चीज, ये कंफ्यूजन नहीं पैदा करना है आपको, वो अलग चीज है। हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इज अनदर थिंग। मीडियन क्लियर? क्या मीडियन अब क्लियर हो गया? किसी भी डेटा पॉइंट्स आपके सामने रखा जाएगा, क्या आप उसका मीडियन बता पाओगे? क्या तरीका है? आप एक बार कान खोल के सुन लो। जो भी डेटा पॉइंट्स है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हम काउंट करेंगे हाउ मच डेटा पॉइंट्स इज गिवन, एंड इफ डेटा पॉइंट इज गिवन, द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट इज गिवन इज ऑड, देन द मिडिल वन, मिडिल वन मींस अगर 15 है तो बीच वाला कौन सा होगा? बीच वाला 8वां हो जाएगा। अगर 25 है तो बीच वाला 13वां हो जाएगा। तो इस तरीके से द मिडिल वन, दैट इज n प्लस 1, अगर 15 है तो n प्लस 1, 16 डिवाइडेड बाई 2 मींस 8th टर्म विल बी रिप्रेजेंट द मीडियन। फर्स्ट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, रिमेंबर दिस। केस इवन, इवन केस में क्या करना है मीडियन के लिए? इवन केस में आप मिडिल टर्म ढूंढने जाओगे तो आप बोलोगे कि मैं तो यहां आके फंस गया, इधर से बोल रहा है, इधर यहां पे पहुंचे, इधर से भी यहां पहुंचे, बीच वाला कोई नंबर है नहीं सर। तो इसमें करना क्या है कि दो नंबर को उठाना है, जो बीच वाला, इधर से चौथा, इधर से चौथा उठा लेना है, बीच वाला में दो निकालना है। अगर इवन वाला केस आएगा
तो जो सेंटर में दो नंबर होंगे दोनों को सम करके एवरेज निकाल लेना है, दैट विल रिप्रेजेंट योर मीडियन। और अगर मैं जानकारी के लिए बता दूं कि दिस मीडियन रिप्रेजेंट्स द क्वार्टाइल 2, सेकेंड क्वार्टाइल, मीडियन ही होता है हमारा सेकेंड क्वार्टाइल, मीडियन ही हमारा होता है सेकेंड क्वार्टाइल, उसको हम क्वार्टाइल पढ़ेंगे तो भी बता देंगे। और मीडियन को आप लिख सकते हो, मीडियन रिप्रेजेंट्स सेकेंड क्वार्टाइल, मिडिल टर्म। और इसको लिख दो, कहां लिख दो, जगह तो है नहीं, यहां पे एक बॉक्स बनाते हैं, यहीं पे लिखते हैं। मीडियन इज इक्वल्स टू सेकेंड क्वार्टाइल, बस लिख लो, आगे पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। क्लियर है क्या? अरे मीडियन बेसिकली कर क्या रहा है, मीडियन बेसिकली दो हाफ में बांट रहा है। मीडियन मींस मिडिल टर्म, मिडिल टर्म होगा दो हाफ में बांट रहा है। तो क्वार्टाइल क्या होता है? अरे भाई क्वार्टर समझते हो ना, एक क्वार्टर क्या होता है 1/4, टू क्वार्टर क्या होता है हाफ। तो सेकंड क्वार्टाइल का मतलब क्या हो गया, टू हाफ, टू हाफ मींस इन मिडिल। क्लियर है क्या? चलो थोड़ा थोड़ा क्लियर है, आगे क्वार्टाइल पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एवरीथिंग इज क्लियर? चलिए चलिए एक छोटा सा है, छोटा सा है सर, छोटा सा है तो क्या हुआ बता दीजिए सर, किस कलर से लिख रहा हूं भाई? चलो येलो से आ रहा है ना, येलो सर, येलो 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 सर। मोड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, डेटा एनालिसिस में, डेटा में जो जो डेटा हमको मैक्सिमम बार दिखेगा, जैसे हाइट की बात कर रहे थे, तो जो हाइट की रीडिंग मैक्सिमम बार मिलेगा, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, वही मॉड कहलाता है, मोड कहलाता है, मोड। ठीक है, मोड बोलते हैं, मोड। अगर इसको लिखें सिंपल लैंग्वेज में, लिखो मोस्ट रिपीटिंग, मोस्ट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का स्पेलिंग सही का OBER, ऑब्जर्वेशन, मोस्ट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन। अभी हमने बताया आपको कि मान लिया कि मार्क्स अगर आप लोग का आया है, जैसे मान लिया कि आप लोगों ने वीकली टेस्ट दिया और वीकली टेस्ट मान लो कि 30 मार्क्स का है, और सभी लोग का मार्क्स आ रहा है कुछ 15, 12, 17, 18, 19 इस तरीके से। 5 लोग मैक्सिमम थे जो 15 मार्क्स लाने वाले थे, बाकी सभी मार्क्स जो थे 14, 15, सब पे एक ही दो लड़के थे, तो इस तरीके से 15 को बोला जाएगा कि 15 इज मॉड ऑफ द गिवन डेटा ऑफ मार्क्स। क्लियर है क्या? मोस्ट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन, जो हम ऑब्जर्व करेंगे उसमें मैक्सिमम बार वो आकर होना चाहिए, उसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? मोड। क्लियर है क्या? मोड में ज्यादा, ये सब में समय, बेसिक चीज है, इसमें ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। अब लिखिए अगला टर्म, लिखिए रेंज। अगला टर्म लिखिए आप लोग रेंज। हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस होता है, हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस होता है सर। तो कलर थोड़ा बदलना पड़ेगा यार, क्योंकि डेफिनेशन जो होना चाहिए वो येलो से होना चाहिए, येलो ज्यादा चमकता है। तो आप लिखो रेंज, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट, द डिफरेंस between the largest and the smallest data reading, largest and the smallest value in set of observation। देखो अब ये सब समझ रहे हो ना, समझने से मतलब है क्या सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपको पता है जो डेटा आएगा उसका मैक्सिमम से जो मैक्सिमम होगा उसका मिनिमम होगा, वो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो रेंज होता है। क्या भारी भरकम सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये सबसे चीजों से ज्यादा भयभीत नहीं होना है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट गिव्स द रेंज। क्लियर? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब इसको अगर आप लिखना चाहो अपने टर्म में तो आप लिख लो, इसको अगर लिखना चाहो सर बता दो, रेंज क्या होता है,
रेंज क्या कैसे लिखेंगे सर? रेंज इज इक्वल्स टू एक्स लार्जेस्ट माइनस एक्स स्मॉलेस्ट। रेंज इज एक्स लार्जेस्ट माइनस एक्स स्मॉलेस्ट। क्लियर है क्या? ये लार्जेस्ट डेटा पॉइंट है, ये स्मॉलेस्ट डेटा पॉइंट है। अब ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ना। चलिए, तो रेंज हो गया क्लियर। अगला लिखिए, अगला टॉपिक जो है वो थोड़ा मजेदार है, वेरिएंस। वेरिएंस क्या है? वेरिएंस। इसमें या तो इसको बात करो पॉपुलेशन का, वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन, या फिर लिखो डिफॉल्ट डेटा। अभी इसको मैं समझाऊंगा क्यों ऐसा लिख रहा हूं, डिफॉल्ट डेटा। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं ना रेंज तक? एवरीथिंग इज क्लियर? तो ये जो इसको इसको थोड़ा कैसे होगा यार, ये टेक्नोलॉजी, इसको थोड़ा हटाओ ना इधर से। अच्छा, चलो ठीक है, इसको सही कर देते हैं। वेरिएंस जो है, ये वेरिएंस जो मैं अभी लिख रहा हूं, ये क्या है? या तो पॉपुलेशन का है या कोई डिफॉल्ट सैंपल है आपका। सिंपल लिखो, फॉर पॉपुलेशन या डिफॉल्ट पॉपुलेशन। समझो कि ये रॉ डेटा है अपना। क्या है? रॉ डेटा है। ये जो है एग्जैक्ट कहीं से डेटा लिया गया है। डेटा मतलब लाया गया है प्रॉपर, ठीक है। इसके लिए जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस का पहला नोटेशन जो होता है वो होता है सिग्मा स्क्वायर। और सिग्मा क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो चेंजिंग होता है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। देखो, अब कई लोग बोलेगा सर एक्स बार आगे होता है क्या? एक्स बार आगे होता है क्या? भाई स्क्वायर हो रहा है, क्या फर्क पड़ने वाला है? भाई स्क्वायर हो रहा है, क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अरे यार, क्या हो जाता है? क्लियर है क्या? डिवाइडेड बाई एन। क्लियर है क्या? ये आपका होता है वेरिएंस। ये आपका वेरिएंस होता है फॉर डिफॉल्ट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन वाला कहानी जहां आए, ये फॉर्मूला लगाना है। मैथमेटिक्स के लिए भी बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं माइंड प्लानिंग केवल बता रहा हूं। जहां भी पॉपुलेशन का बात लिखा रहे या डिफॉल्ट सैंपल लिखा रहे, या फिर क्या डिफॉल्ट सैंपल लिखा रहे, ये क्या बता रहे हैं सर? कभी ऐसा हम नहीं सुने हैं। तो ये हो गया आपका फॉर डिफॉल्ट पॉपुलेशन। और दूसरा केस लिखो, ये क्या है? ये केस वन है। ये केस जो है ये ए केस है। बी केस क्या है? वेरिएंस का ही बी केस जो है सर, वो है सैंपल डेटा। सैंपल लिया गया है कहीं से, सैंपल डेटा है। सैंपल डेटा के केस में सर वेरिएंस जो होता है सर, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये एक्स बार क्या है? मीन है, पता है ना? अरे भाई ये क्या है? ये x1 से लेकर के xn तक क्या होगा? ये x1 से xn तक जो डेटा का जो रीडिंग है, जो डेटा आपके पास आया है, वो डेटा है x1 से xn तक। x1 x2 x3 यहां पे डालते जाना है, समेशन करते जाना है। x बार क्या है? x बार मीन है। x बार इज मीन एज, यहां देखो, एक्स बार क्या था? मीन था। तो ये चीज कंफ्यूज नहीं होना कि कुछ बताया नहीं सर, निकल गए ऐसे ही। तो यहाँ पे ये समेशन ऑफ हर इसको करना है। एक सवाल कर लेंगे इस पे तो क्लियर हो जाएगा कि x1 एक बार लेना है, फिर x2 लेना है, फिर x3 लेना है। यहाँ पे x1 x2 x3 को चेंज करते जाना है और इस एक्सप्रेशन का समेशन करके डिवाइडेड बाई n कर देंगे, तो हमारा डिफॉल्ट पॉपुलेशन या फिर डिफॉल्ट सैंपल, फॉर पॉपुलेशन लिख दो इसको, इसको लिख दो फॉर पॉपुलेशन एंड डिफॉल्ट सैंपल, फॉर पॉपुलेशन। क्लियर है क्या?
अब दूसरा वाला किसके लिए कर रहे हैं, दूसरा वाला कर रहे हैं फॉर सैंपल डेटा ओनली। ये जो डेटा है ना, ये सैंपल डेटा, जहां पे भी लिख दिया सैंपल, देखो डिफॉल्ट सैंपल लिखा तो ये वाला करना है, सैंपल लिखा तो ये वाला करना है, डिवाइडेड बाई n-1, डिवाइडेड बाई n-1। ये सैंपल डेटा है, इस वजह से वहां कुछ एरर होने की संभावना होती है। ये डिफॉल्ट डेटा है। दिस डेटा इज रॉ डेटा टेकन फ्रॉम, मतलब सही तरीके से इसको लिया गया है, ये सैंपलिंग किया गया है। तो सैंपल डेटा में गलती होने का चांसेस होते हैं, उसको करेक्शन के लिए यहां पे 1 माइनस कर देते हैं। नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स कितना होगा, यहां पे i इक्वल्स टू 1 से लेकर के i इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक है। डेटा पॉइंट्स कितने हैं, n है, बट डिवाइड कितने से कर रहे हैं, n-1 से कर रहे हैं। यही अंतर है सैंपल डेटा में, वेरिएंस ऑफ सैंपल डेटा में यही अंतर है। इस चीज को फोकस कर लो। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर कभी n-1 कभी n लगता है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कब n-1 कब n लेना है। जब पॉपुलेशन की बात हो तो n लेना है, जब डिफॉल्ट सैंपल की बात हो तब n लेना है, और जब सैंपल डेटा का सिर्फ बात हो, सैंपल लिखा हो, फिर केवल और केवल सैंपल, उस केस में n-1 लेना है। ये आपका वेरिएंस हो गया क्लियर। और कैसे निकालेंगे, एक डेटा आप कुछ भी ले लो और उसका निकालने का कोशिश करो, नहीं निकलता है तो मुझे बताओ। हम्म हम्म हम्म। सर लो क्वालिटी कितने पिक्सल पे सेट, अरे भाई क्या इशू आ रही है भाई। मुझे तो सब कुछ चकाचक दिख रहा है यार, देखो तुम खुद देखो, एकदम तगड़ा दिख रहा है, एकदम झकास। मैं अपना लेक्चर खुद भी देखते रहता हूं। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या ब्रदर। डेटा कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, बाकी क्लास सही चल रही है। अरे सर क्या करें सर, माइनिंग पाठशाला डेटा प्रोवाइड कर दे क्या, बताइए अब। गुरु जी बोल रहे हैं कि सर कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। ये हो गया। तो यहां पे अभी हमने बात किया आप लोगों से कि वेरिएंस दो तरीके का होता है, एक सैंपल डेटा के लिए, एक पॉपुलेशन के लिए, या रॉ डेटा या फिर डिफॉल्ट डेटा उसको बोलते हैं। क्लियर है क्या। अब इसी तरीके से वेरिएंस भी दो तरीके का है। सिंपल वेरिएंस में भी कहानी लिख लीजिए, जो वेरिएंस सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका भी पहला क्या है, फॉर पॉपुलेशन, और वही डिफॉल्ट। ये सिंपल है ना, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये अपना हो जाएगा रूट अंडर ऑफ, रूट अंडर ऑफ वेरिएंस लिख लीजिए, ऊपर से आप डेटा लिख लीजिए, समेशन ऑफ, क्या कर रहे हैं सर, बार बार गलती लिखते हैं, i इक्वल टू 1 से n तक एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई, ओ ब्रदर, डिवाइडेड बाई n। और इस तरीके से बी वाला पार्ट में लिख लो, फॉर सैंपल, फॉर सैंपल डेटा। ये n-1 क्यों करते हैं, देखो डेटा का रीडिंग, नंबर ऑफ डेटा रीडिंग कितना है, n है, बट n-1 से डिवाइड करते हैं। रीजन, रीजन टू करेक्ट द सैंपल, सैंपल में कुछ एरर हो सकता है, उसको करेक्ट करने के लिए किया जाता है। और सिग्मा इज इक्वल टू समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 टू n, थोड़ा सा सर, थोड़ा सा सही कर लीजिए, i इक्वल्स टू 1 से n तक एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-1। क्लियर है क्या। देखो वेरिएंस का पार्ट ए हो गया, पार्ट बी ए हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन का पार्ट ए हो गया, पार्ट बी ए हो गया। क्लियर है क्या। अच्छा होगा अगर रिचार्ज भी हो जाता है एमपी की तरफ से, अरे भाई
ठीक है, विचार किया जाएगा। आपके शब्दों को हम पार्लियामेंट में रखेंगे और अगर पास हो गया, वहां से पारित हो गया, तो इस चीज पे फोकस किया जाएगा। चलिए, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, यहां तक कुछ भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। देखो, 1.5 घंटे का क्लास होगा, मैं 1 सेकंड में आ रहा हूं, थोड़ा सा वेट कर लो। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। चलिए, चलिए ठीक है स्वर्णा जी, कोई बात नहीं। देखिए, क्या बोल रहा था मैं, कि ये सभी चीजें अभी हमने पढ़ लिया, अभी अगला टर्म पढ़ेंगे, और सभी चीज पढ़ने के बाद जो बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने लिखा था, सभी को पढ़ने के बाद एक लास्ट में सवाल लेंगे और उसका हर चीज हम लोग देखेंगे। मीन, मीडियन, मोड क्या हुआ, रेंज क्या हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हुआ, वेरिएंस क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या हुआ, हर चीज देख लेंगे एक ही सवाल में। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा आज का, आज का जो क्लास है वो क्लियर हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्लियर हो गया क्या? अभी इस पे सवाल करेंगे ना, इस चीज को आप समझ लो। एक्स आई क्या है, x1 से एक्स आई क्या है, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है जो कि लेना है। एक्स बार क्या है, मीन है। एक्स बार क्या है, मीन है। और ये टोटल एन जो डेटा पॉइंट्स है वो है। क्लियर हो गया क्या? चलिए, चलिए अगला लिखिए आप लोग जल्दी से। अगला कौन सा पॉइंट है भाई? पांचवा, ये छठा हुआ, सातवां लिखो। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिंपल तरीका है सर। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100। परसेंटेज में है। अरे सर, आप बार बार इधर उधर कर देते हैं तो मजा नहीं आता। अरे यार, क्या नौटंकी है। क्या है? परसेंटेज में है, इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100। यही होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। यही होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या सबको? एसडी लिखने का जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन लिखा हुआ है। सबको अपना कॉमन सेंस लगाना है। दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। बाद में किसी को नाराजगी ना हो, इसके लिए मैं लिख दूं, बाद में किसी को कोई नाराजगी ना हो कि एस डी इज स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है क्या? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला जाए, निकालने कोई बोलेगा तो आपको पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल करके उसको डिवाइड कर देना है मीन से, इंटू 100 कर देना है। और इसमें आप लिख लीजिए कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सुनने में लग रहा है ना कि वेरिएशन का कोफिशिएंट बता रहा है, तो एज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज हाई, वेरिएशन is high, then there will be high deviation.
ऑफ डेटा पॉइंट्स। मतलब ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा तो जो उसका क्या लिखा हूं मैं, डेविएशन होगा वो ज्यादा होगा। क्लियर है क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन ए में x माइनस 5 के ऊपर स्क्वायर नहीं है क्या? अरे भाई है भाई, क्या बात कर रहे हो, छुड़वा दिए क्या तुम? अरे भाई इसको सही कर लो तुम लोग, देखो यहां लिखा हो ना भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं रूट अंडर वेरिएंस लो। भाई ये सब सवाल पूछने वाला नहीं है भाई, बताने वाला है सर यहाँ पे ऐसे होगा। सीधे बोल दो सर गलत लिखे हैं, ऐसे होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या भाई? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन समझ लो, एग्जाम में आ जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं। क्या करना है इसमें, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के मीन से डिवाइड करके इनटू 100 कर देंगे तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। परसेंटाइल, कौन सा टॉपिक है सर? परसेंटाइल। सुनते हो ना, जेई मेन में इतना परसेंटाइल है, नीट का भी रिजल्ट आता है उसमें भी परसेंटाइल देता है, आई थिंक गेट का रिजल्ट आता है उसमें भी परसेंटाइल देता है ना, आई थिंक उसमें भी परसेंटाइल देता है। तो परसेंटाइल होता क्या, इसका सिंपल जो डेफिनेशन होता है, देखो अगर किसी का है 99 परसेंटाइल तो इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखो कि 99 परसेंटाइल का जो मीनिंग है, परसेंट लिख रहा हूं मैं, 99 परसेंटाइल, देखो इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन तो मुझे इंग्लिश में नहीं आता है बट मैं समझता हूं इसको अच्छे से। 99 परसेंटाइल का मतलब है कि अगर मान ले कि सपोज यू गेट मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट, ऐसे नहीं लिखो, अच्छे से लिखो ताकि तुम अच्छे से समझ में आ जाए। ए स्टूडेंट गॉट 99 परसेंटाइल, सपोज ए स्टूडेंट गॉट 99 परसेंटाइल, टाइल क्या होता है, इंप्लाइज, इंप्लाइज होता है ना, इंप्लाइज हिज मार्क्स या हिज परफॉर्मेंस देखो इंग्लिश शब्द लिख रहा हूं, हिंदी में समझ लेना, हिज परफॉर्मेंस इज बेटर देन 99% ऑफ स्टूडेंट। इन एग्जाम, स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन एग्जाम। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? समझ में आया? अगर तुम्हारा परसेंटाइल 99 है, इसका कहने का सेंस ये है कि तुम 99% बच्चों से जो एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, सपोज कर लो कि 1000 स्टूडेंट एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं एंड यू गॉट 99 परसेंटाइल। व्हाट? यू गॉट 99 परसेंटाइल। 1000 स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन था इंक्लूडिंग यू एंड यू गॉट 99 परसेंटाइल। इट मींस दैट यू परफॉर्म्ड बेटर देन 99% ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब 99% ऑफ स्टूडेंट से आप आगे हैं। मींस आपकी रैंकिंग क्या होगी, तो 1000 का 99% क्या हो जाएगा, तो 1000 का 99% हो जाएगा 990। तो 990 स्टूडेंट से आप आगे हैं, 990 स्टूडेंट से आप आगे हैं, इट मींस योर रैंक इज 10। क्लियर है क्या? ये क्लियर हुआ क्या? 990 स्टूडेंट से, मतलब 1000 में 990 स्टूडेंट से आप आपसे पीछे है, 1000 में 990 स्टूडेंट्स आपसे पीछे है, मतलब आपसे आगे कितना होगा, क्योंकि 990 पीछे हो गया तो आगे 9 ही होगा ना, एक तो आप ही हो,
एक तो आप ही हो, मतलब योर रैंक इज 10। क्लियर है क्या? ये क्लियर हो गया क्या? परसेंटाइल क्लियर हो गया? 100 परसेंटाइल कहने का मतलब कि जो भी स्टूडेंट्स हैं सभी से आप आगे हो, जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी से आप आगे हो। क्लियर है क्या? जो भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए हैं उन सभी स्टूडेंट्स से आप आगे हो। सपोज ए स्टूडेंट गॉट 99 परसेंटाइल, आप कह रहे हो 100 परसेंटाइल। सपोज ए स्टूडेंट गॉट 100 परसेंटाइल इन एग्जाम, हिज परफॉर्मेंस इज बेटर देन 100% ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एक्सेप्ट हिम, लिख दो। अरे भाई उसका तो खुद का ही है। 99 परसेंटाइल मतलब 99 से आगे, 100 परसेंटाइल मतलब 100 से आगे, 100 से आगे मींस द स्टूडेंट इटसेल्फ। इसका मतलब यही है डेफिनेशन। क्लियर है क्या? 100 परसेंटाइल मतलब आप सबसे आगे हो, सिंपल। हंड्रेड परसेंटाइल का मतलब मैं बता दिया कि सभी स्टूडेंट जितने भी पार्टिसिपेंट किए हैं उन सबसे आप आगे हो, यू आर द टॉपर, दैट्स व्हाई इट इज 100 परसेंटाइल। ये क्लियर हो गया। मैंने एक एग्जांपल भी दिया, इफ एनीवन गॉट 100 परसेंटाइल आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन एग्जाम देन हिज रैंक इज 1। 100 परसेंटाइल ऑलवेज रैंक 1। क्लियर है क्या? 99 परसेंटाइल मतलब 99% स्टूडेंट्स को कट कर दो और उसके बाद जो बचे हैं स्टूडेंट्स वो रैंक आ जाएगा। मान ले कि जैसे 1000 का लिया था, 99% कट कर दिया, 990 कैंसिल हो गया, बच गए 10, उसका रैंक हो जाएगा 10। क्लियर है क्या? चलिए क्लियर हो गया होगा, और नहीं क्लियर होगा तो इसको देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? और यहीं पे लिख लो, कोई सेंस नहीं है इस बात का, बस लिख लो मीडियन इज 50th परसेंटाइल। 50th परसेंटाइल मिडिल टर्म हो गया ना ये परसेंटाइल का। कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा क्लियर तो दिख रहा है भाई, कितना झकास दिख रहा है एकदम रापचिक। सवाल का टाइम मिलेगा ना, 1 घंटा हो गया जी। चलिए अब आते हैं क्वार्टाइल पे। कहां आते हैं आप? क्वार्टाइल लिखिए। कौन सा नंबर था जी? 8 था, 9 लिखिए क्वार्टाइल्स। रिप्रेजेंटेशन क्यू, रिप्रेजेंटेशन क्यू। क्वार्टाइल्स मींस सिंपल क्वार्टर वाला फंडा है। अगर आप क्वार्टर समझते हो, 1/4 समझते हो, इट मींस आप क्वार्टाइल समझते हो। बस आपने उसको पढ़ा नहीं इसलिए आपको पता नहीं है। तो क्वार्टाइल का बात करें तो कोई डेटा अगर पॉइंट है, सपोज कर लो कि यहां पे कोई डेटा पॉइंट है, समझ लो यहां से स्टार्ट होता है यहां तक जाता है, यहां से स्टार्ट होता है यहां तक जाता है, तो जो फर्स्ट क्वार्टाइल होगा कितना होगा? सर अगर इसको इस जो डेटा पॉइंट है इसको बोल लेते हैं कि मान लें कि सपोज कर लो कि 100 डेटा पॉइंट, सपोज तो सपोज 100 डेटा पॉइंट है, मतलब देखो भाई ये मत समझ लेना कि ये इजी के लिए है, अभी समझ लेना। सपोज 100 डेटा पॉइंट्स, 100 डेटा पॉइंट्स, तो यहां से कुछ कुछ शुरू हुआ होगा, अपना जा रहा होगा, यहाँ पे कहीं आता होगा, ऐसे कम हो गया क्या, ऐसे आता होगा, फिर ऐसे ऐसे जाता होगा, फिर एक यहाँ पे मिडिल वाला आता होगा, फिर ऐसे ऐसे जाता होगा, फिर एक यहाँ पे थर्ड वाला आता होगा। सर सही दिख रहा ना? थोड़ा आगे पीछे होगा उसको देख लेना, थोड़ा आगे पीछे होगा उसको देख लेना। तो ये थोड़ा सा समझो कि ये हमारा है इनिशियल, इनिशियल पॉइंट आई इक्वल्स टू यहाँ पे 0, इनिशियल, इनिशियल पॉइंट यहां से हुआ है, फाइनल पॉइंट आपका यहां हुआ है। अब सिंपल है कि जो मिडिल टर्म होगा, मतलब जो मीडियन होगा, दिस इज मीडियन, दिस इज मिडिल टर्म, दिस इज द मिडिल टर्म, और यही आपका होता है क्वार्टाइल 2। इसी को बोलते हैं हम क्वार्टाइल 2। मीडियन निकालने तो आपको आता ही है। क्या मीडियन निकालने में किसी को कोई कंफ्यूजन है? मीडियन निकालने में किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या?
कोई डेटा पॉइंट है ढेर सारा, उसमें किसी को कोई मीडियन निकालने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्या हो गया, ये 1/4 वाला है, ये हाफ वाला है, ये 3/4 वाला है, और ये तो फाइनल पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा 1 वाला। क्लियर है क्या? जितने भी डेटा पॉइंट हैं, डेटा पॉइंट का अगर मिडिल टर्म का बात करें, वो हाफ का बात कर रहा है, हाफ मींस 2/4 का बात कर रहा है। एक डेटा पॉइंट है, सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स। हम मिडिल डेटा पॉइंट का बात कर रहे हैं, मीडियन डेटा पॉइंट का बात कर रहे हैं। मीडियन मींस मिडिल टर्म, और वो जो बात हो रहा है वो बिल्कुल मिडिल मींस हाफ का बात हो रहा है। हाफ का मतलब होता है 2/4, और इसीलिए इसको बोला जाता है क्वार्टाइल 2। मीडियन इज क्वार्टाइल 2। क्लियर है क्या? एंड द फर्स्ट 1/4 पार्ट इज नोन एज क्वार्टाइल 1, एंड द 3/4 पार्ट वाला जो पोर्शन है उसको क्वार्टाइल 3 बोला जाता है। अब कैसे बोला जाता है? ये जो एग्जैक्ट यहाँ पे नंबर आएगा उसको बोला जाएगा क्वार्टाइल 1। यहाँ पे जो एग्जैक्ट नंबर दैट इज मीडियन या मिडिल टर्म या फिर क्वार्टाइल 2 बोला जाएगा, और यहाँ पे जो आएगा उसको बोला जाएगा क्वार्टाइल 3। क्लियर है क्या? अगर 100 नंबर जैसे 1 से 100 तक है, अगर हम आपसे पूछें कि क्वार्टाइल 1 का क्या वैल्यू होगा, तो आप बोलोगे, जल्दी से बोलोगे 1/4 वाला। 1/4 मीन्स 25 को बोलोगे आप क्वार्टाइल 1, 50 को आप बोलोगे क्वार्टाइल 2, या फिर आप बोलोगे मीडियन भी है सर, या फिर आप बोलोगे 50 को कि वो क्वार्टाइल 2 है या मीडियन है, या फिर मिडिल टर्म बोलोगे जो हाफ भी है सर। उसी तरीके से क्वार्टाइल 3 में बोलोगे 1 से 100 तक का एजम्पशन में कि सर 75 इज थर्ड क्वार्टाइल। 75 इज थर्ड क्वार्टाइल। बेसिकली आपको 1/4 1/4 1/4 1/4 चार भाग में डिवाइड करना है। जो सेंटर में आएगा दैट इज क्वार्टाइल 2, दो फर्स्ट क्वार्टर वाला जो इंड पे आएगा दैट इज क्वार्टाइल 1, एंड थर्ड क्वार्टर का जो इंड पे आएगा दैट इज क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया? बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई 1/4 इसीलिए तो लिखे हैं 25%। तो अब अगर मैं पूछूं आपसे कि अगर आपके पास डेटा सेट पॉइंट है, और पहली चीज कि डेटा सेट जो होना चाहिए वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ये नहीं भूलना है। डेटा सेट शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर, लिख दो। डेटा शुड अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद ये सब कहानी शुरू होगा। उसके बाद ये सब कहानी शुरू होगा बालक, मतलब स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट। तो ये तो कहानी हो गया। अगर कोई बोले कि निकालने का तरीका सर, सपोज n data points is there, सपोज n डेटा पॉइंट्स, देन आपका क्वार्टाइल क्या होगा? क्वार्टाइल क्या होगा? अगर n, देखो ध्यान से, n डेटा पॉइंट से क्वार्टाइल का बात कर रहे हैं। पहला केस एकदम हर चीज क्लियर कर देंगे भाई। पहला क्या है? n इज इवन। इवन ले लें क्या? चलो n इज इवन। दूसरा केस कौन सा है? n इज, स्पेस और दीजिए सर, स्पेस और दीजिए सर, n बी पार्ट इज n इज ऑड। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? n इज इवन एंड n इज ऑड। अब ध्यान समझना, आपके पास n डेटा पॉइंट है, तो जो आपको निकालने का तरीका होगा सर, Q1 इज गिवन बाई, Q1 इज गिवन बाई, अब ध्यान समझना कि अगर n जो है वो मान ले कि इवन है, फोर्थ का मल्टीपल है, तब अब तो आप इजीली बता पाओगे। तब तो आप इजीली बता पाओगे कि नहीं? यस और नो? तो जैसे मान लो कि आपके पास जो डेटा पॉइंट है, सपोज कर लो कि वो 100 है, तो 100 डेटा पॉइंट है, तो आप क्लियरली कह दोगे n/4। क्लियर है क्या? 1/4 टर्म का बात हो रहा है, समझ रहे हो ना? असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, 1/4 का बात हो रहा है। किसी को यहां तक समझने में तो दिक्कत नहीं हुआ? यस और नो? किसी को यहां तक कुछ भी समझने में दिक्कत तो नहीं हुआ? चलिए जल्दी से बताइए।
जल्दी से बताइए, चाहे इसको रुक जाओ, पहले सेकंड से बात करते हैं, पहले Q2 से बात करते हैं। हाँ, पहले बात करते हैं Q2 से, सेकंड क्वार्टाइल। तो इसमें हमने क्या बोला है, एन जो है इवन नंबर है, एन जो है इवन नंबर है, तो ये बेसिकली होता क्या था, ये बेसिकली सर मीडियन होता था, आप ही ने बताया था, ध्यान समझना, ये मीडियन होता था। और इसका तरीका जो होता था सर, आप बोलते थे कि मीडियन होता है तो इवन के लिए मीडियन जो लिखते थे वो हम लिखते थे कि n बाई टूथ टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म, क्योंकि इसमें क्या होता था, मिडिल टर्म में 2 टर्म आ जाता था, डिवाइडेड बाई 2। ये वाला जो आपका टर्म होता था वो बेसिकली आपका मीडियन या फिर क्वार्टाइल 2 बताता है। क्लियर है क्या? इसको दूसरे पेज पे किया जाए, क्योंकि Q1 अभी पढ़ना है, Q2 Q3 भी पढ़ना है। इसको एक काम करो ना, इसको दूसरे पेज पे लेके चलो, टेक्नोलॉजी की मदद से देखते हैं कि हमें कितना टेक्नोलॉजी आता है। नहीं आता है मुझे पता है, दिक्कत है ना, थोड़ा दिक्कत क्या है वो मुझे समझ में आ गया। चलो ठीक है, इसको हम लेकर के चलते हैं दूसरे पेज पे, इसको पूरा कंप्लीटली हम दूसरे पेज पे लिखेंगे बढ़िया से, Q1 Q3 Q3 Q4 सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा समझने का तरीका था। चलो नेक्स्ट पेज पे, यहां पे लिख लो। सपोज n डेटा पॉइंट्स, सपोज n डेटा पॉइंट्स, पहला डेटा पॉइंट क्या है सर, n डेटा पॉइंट हमने ले लिया, और हमारा जो इसमें है पहला केस है n इज इवन। अब इसमें हम पढ़ेंगे सर 2-3 चीजें। पहला चीज क्या पढ़ेंगे सर, Q2। आपने बताया Q2 सेम एज मीडियन इज इक्वल्स टू, चूंकि n इवन है तो मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है, n बाई 2 प्लस n बाई 2 प्लस 1। देखो ये जो n बाई 2 हुआ है प्लस 1 उसके बाद है, n प्लस 1 बाई 2 नहीं करना है, n बाई 2 प्लस 1 है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। डिवाइडेड बाई जो 2, ये वाला जो टर्म आएगा दैट विल गिव द क्वार्टाइल 2 और मीडियन। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलिए क्लियर है, तो अब लिखिए कि Q1 क्या होता है सर। पहले Q1 का एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लिए, इट इज द मीडियन ऑफ फर्स्ट हाफ। क्लियर हो गया सर, कहानी क्लियर हो गया सर। इट इज द मीडियन ऑफ फर्स्ट हाफ। तो चूंकि n यहां पे क्या है, n इवन है, चूंकि n इवन है तो अगर 10 टर्म है आपके पास, इवन है या 100 टर्म है या 200 टर्म है, इवन ले लो कुछ भी, और इवन को 2 भाग में क्लियरली बांटा जा सकता है, 2 भाग में बांटा जा सकता है कि नहीं। अगर 10 नंबर है, अगर मान लीजिए सपोज आपके पास 10 डेटा पॉइंट है, तो फर्स्ट 5 डेटा पॉइंट्स आपका हो जाएगा इसका जो फर्स्ट हाफ का क्वार्टाइल 1 को बताने के लिए। ठीक है, इवन है तो सपोज कर लो कि इवन है, तो इवन में जो फर्स्ट हाफ होगा, मान ले कि टोटल n इक्वल्स टू 10 है, तो फर्स्ट हाफ क्या हो जाएगा, फर्स्ट हाफ में आ जाएगा, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट हाफ में 5 डेटा पॉइंट आएंगे, 5 डेटा पॉइंट आएंगे। अब इस 5 डेटा पॉइंट का मीडियन का बात करें तो जो हमारा थर्ड वाला होगा, क्या वो हमारा हो जाएगा मीडियन। इट इज द मीडियन ऑफ द फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ हमने लिया, 5 डेटा पॉइंट आ गए, 10 डेटा पॉइंट टोटल था, चूंकि ये इवेंट था हमने लिया 10 डेटा पॉइंट, फर्स्ट हाफ में देखा तो 5 डेटा पॉइंट, 10 डेटा पॉइंट टोटल था इवन। ठीक है, फिर हमने बोला कि क्वार्टाइल 1 होता है, इट इज द मीडियन ऑफ द फर्स्ट हाफ। हमने फर्स्ट हाफ की बात की तो 10 डेटा पॉइंट में शुरू वाला 5 ले लिया असेंडिंग ऑर्डर में, और उस 5 डेटा पॉइंट में हमने बोला कि इसका मिडिल टर्म जो होता है वो मीडियन होता है। अब वही मीडियन को बोला जा रहा है कि क्वार्टाइल 1 रिप्रेजेंट करेगा, तो वहां से हम कह देंगे कि अगर 5 डेटा पॉइंट है, जो थर्ड वाला डेटा पॉइंट होगा दैट विल रिप्रेजेंट द क्वार्टाइल 1 ऑफ द डेटा पॉइंट इफ n इज इवन। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अरे ब्रदर लोग क्लियर है क्या? बताइए, ये क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं बता दीजिए श्रीमान। चलिए, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको, थोड़ा थोड़ा नहीं, हम मुझे लगता है कि क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है,
कि n अगर इवन है तो ध्यान से समझना, n अगर इवन है तो n इवन है तो दो भाग में बांट दिया, दैट इज n/2 टर्म आ गया, n/2 टर्म आ गया फर्स्ट हाफ में, पॉइंट्स n/2 पॉइंट्स इन फर्स्ट हाफ। क्लियर है क्या? और इस n/2 पॉइंट्स में अगर हम बात करें तो इसका जो मीडियन होगा, इसका जो मीडियन होगा, मतलब अगर 10 पॉइंट था, ध्यान समझना, अगर 10 पॉइंट था तो 5 पॉइंट, और 5 पॉइंट का जो मीडियन होगा, देखो मीडियन तो आपको निकालने आता है, तो 5 पॉइंट का इसका n/2 पॉइंट्स आ गया इन द फर्स्ट हाफ, और इस n/2 पॉइंट्स में से इसको लिखो मीडियन ऑफ दिस, इसका मीडियन निकालना है, इसका मीडियन निकालना है, Q1 इज इक्वल्स टू मीडियन ऑफ दिस, और उसको कैसे लिख सकते हैं, n/2 डेटा पॉइंट्स है। अब ये n/2 है भाई, ये इवन भी हो सकता है, ये ऑड भी हो सकता है, अगर 10 लें तब तो ऑड हो रहा है, बट अगर हम 20 ले लें तो सपोज टोटल डेटा पॉइंट इज इवन, दैट इज 20 डेटा पॉइंट हो गया, तो हम बोल रहे हैं इट इज द मीडियन ऑफ द फर्स्ट हाफ, मतलब पहला हाफ मतलब 10 डेटा पॉइंट का मीडियन है, और 10 डेटा पॉइंट का मीडियन जब होगा तो वो हो जाएगा पांचवा डेटा प्लस छठा डेटा, तो इसको हम कह सकते हैं कि n/4 प्लस n/4 प्लस 1, एक तो ये हो सकता है इफ n इज मल्टीपल ऑफ 4, या फिर अगर n इज इवन बट नॉट मल्टीपल ऑफ 4, ये भी कह सकते हो ना आप, 10 हो गया जैसे, तो इस केस में क्या होगा कि 10 हो गया तो 5 हो गया, तो सीधा सीधी कहानी इसमें आता है, इसमें सीधा सीधा कहानी हो जाएगा कि Q1 इज इक्वल्स टू n/4 टर्म। ओ ब्रदर, ओ ब्रदर, ओ ब्रदर, जैसे 10 हुआ तो Q1 थर्ड टर्म बताएगा, तो इस तरीके से गड़बड़ हो जाएगा सर, इसमें आप करो +2 n+2 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है क्या? सिंपल कहानी है, दो हाफ में बांट दो, पहला हाफ का जो मीडियन होगा वो क्वार्टाइल 1 बताएगा, और दूसरा हाफ का जो मीडियन होगा, दूसरा हाफ का जो मीडियन होगा Q3, द मीडियन ऑफ द सेकेंड हाफ, द मीडियन ऑफ सेकेंड हाफ। समझ में आया या कंफ्यूजन हो गया कुछ? देखो ये निकालने का तरीका नहीं है, अगर आपको मैं ध्यान से बताऊं, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो कि अगर नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स मान ले कि 20 हुए, तो 20 के केस में क्या होगा, पहला क्वार्टाइल क्या हो जाएगा 10, सॉरी दूसरा क्वार्टाइल क्या हो जाएगा, सेकंड क्वार्टाइल जो होगा वो मिडिल टर्म में 10 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है, चूंकि इवन है तो 10 और 11 का जो एवरेज हो जाएगा, मीन हो जाएगा, वो आपका मीडियन हो जाएगा, दैट इज क्वार्टाइल 2। इसके बाद अगर बात करें कि क्वार्टाइल 2 तो हो गया, क्वार्टाइल 1 क्या होगा सर, तो क्वार्टाइल 1 का बात करें, चूंकि n इज डिविजिबल बाई 20, देखो अब पहला हाफ कौन सा था, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक का जो मीडियन होगा वो क्या होगा, 1 से 10 तक का मीडियन होगा वो क्या होगा, तो 1 से 10 तक के मीडियन में क्या हो जाएगा, ध्यान समझना, 1 से पहला हाफ 1 से 10 तक, पहला हाफ 1 से 10 तक, अब 1 से 10 तक का मीडियन निकालना है, मींस पांचवा टर्म और छठा टर्म का समेशन डिवाइडेड बाई 2, क्लियर है क्या, पांचवा टर्म प्लस छठा टर्म डिवाइडेड बाई 2, क्लियर है क्या, तो आपको n/4 प्लस पांचवा टर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा छठा टर्म डिवाइडेड बाई 2, ये आपका हो जाएगा मीडियन फॉर द फर्स्ट हाफ, एंड दिस विल रिप्रेजेंट द क्वार्टाइल 1। सिमिलरली अगर ये तो मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, 20 ले लिया, मान ले कि आपके पास 10 टर्म है, मल्टीपल इवन है बट मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, इस केस में क्या होगा, फर्स्ट हाफ पहला 5 टर्म, फर्स्ट हाफ पहला 5 टर्म, और पहले 5 टर्म का मीडियन थर्ड टर्म, तो इसको हम डायरेक्टली ले सकते हैं कि n+2 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है क्या? कंफ्यूजन है किसी को क्या, या नहीं समझ में आ रहा है? किसी को कंफ्यूजन है या समझ में नहीं आ रहा है, बताइए। अरे भाई बता दो यार, बता दो यार, समझ में आया कि नहीं आया?
नहीं बताओगे? नहीं बताओगे क्या? अरे नहीं बताओगे भाई? बताओगे या नहीं? बता दो। ये तो मैं इवन वाला देख रहा हूँ यार, ऑड वाला तो बताया नहीं तुम लोग। चलिए, नहीं समझ में आया। वन। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ज्ञान बिंदु पे ध्यान दीजिएगा। और थोड़ा सा नहीं समझा सर, ये बोलना चाहिए ना कि समझ में नहीं आ रहा है। दोबारा मेहनत होता है, आप एक बार बताते हो तो ठीक रहता। ठीक है, ध्यान समझना। एन इज, देखो, एन डेटा पॉइंट्स है आपके पास। कितने डेटा पॉइंट है? एन डेटा पॉइंट है। एन जो है वो इवन है। अभी हमने केस लिया है कि एन जो है हमारा वो इवन है। देखो, सवाल से करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसी से आप समझ जाओ। एन जो है वो इवन है। इवन दो तरीके का हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 4 एंड मल्टीपल ऑफ नॉट 4। इवन दो तरीके का हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 4 एंड मल्टीपल ऑफ नॉट 4। ठीक है, एक जैसे 10 हो गया, एक 20 हो गया। अब इसमें अगर हम बात बोलें कि एन इवन है सर, अब इसका क्वार्टाइल 2 बताना है, मतलब मीडियन बताना है। क्वार्टाइल 2 इज सेम एज मीडियन। क्वार्टाइल 2 इज सेम एज मीडियन। एंड ये यहाँ पे ये कंफ्यूज मत हो जाना यार। देखो देखो देखो, ये मुझे समझ में आया। ये जो इतने इसके मीडियन देखने, इसमें इसमें क्या करना है, इसका मीडियन देखना है। मीडियन ऑफ फर्स्ट हाफ। यहां पे क्या करना है, क्वार्टाइल 2 क्या होता है सर? मीडियन होता है। जो डेटा पॉइंट्स है आपके पास उसका मीडियन क्या होगा? तो अगर इवन नंबर ऑफ डेटा, देखो ऑड में तो सिंपल था, ऑड में मिडिल टर्म निकल जाता था। अगर 15 गो है तो 8वां मिडिल टर्म होगा, 21 गो है तो 11वां मिडिल टर्म होगा। इस तरीके से ऑड वाला में एक मिडिल टर्म हो जाता था, इधर भी बराबर नंबर, इधर भी बराबर नंबर। बट फंसता कहां मामला? इवन वाले में। तो इवन वाले में फंसता तो क्या करते थे, बीच में दो नंबर आता था सर। हम अभी आप मीडियन पढ़ाए थे, उसमें हम देखे थे बीच में दो नंबर आया था। दोनों नंबर का समेशन डिवाइडेड बाई 2 will give your median, and that median is also equals to quartile 2. That median is also equals to quartile 2 इवन वाले केस में। ऑड वाले में हमने बता दिया था, ऑड वाला सिंपल है, ऑड वाला का क्वार्टाइल 2 का कोई फंडा ही नहीं है। ऑड वाला का क्वार्टाइल 2 का कोई फंडा नहीं है, सिंपल एकदम। ऑड वाला में क्या होता था, मिडिल टर्म एक ही होता था, इधर बराबर मिडिल टर्म मिल गया, वही आपका क्वार्टाइल 2 हो गया। इवन वाला का फंडा था तो मीडियन ऐसे निकालते थे। क्वार्टाइल 2 मतलब मीडियन, सिंपल, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मीडियन हमने पढ़ा दिया, उसको जाके देख लो, उसी को मान लो क्वार्टाइल 2 खत्म। क्वार्टाइल 2 खत्म। अब क्या हो गया, क्वार्टाइल 1 की बात करें सर, तो क्वार्टाइल 1 क्या होता है? देखो, अब फर्स्ट हाफ जो डेटा पॉइंट्स है उसके फर्स्ट हाफ के मीडियन बताता है क्वार्टाइल 1। क्या कंफ्यूजन है? डेटा पॉइंट्स को अगर आप दो भाग में क्लियरली बांटना जानते हो, देन फर्स्ट हाफ का जो मीडियन होगा वो क्वार्टाइल 1 बताएगा, सेकेंड हाफ का जो मीडियन होगा वो क्वार्टाइल 2 बताएगा। क्लियर है क्या? अब फर्स्ट हाफ का क्वार्टाइल बताना है, फर्स्ट हाफ का क्वार्टाइल बताने, सॉरी, क्वार्टाइल 1 बताने के लिए आपको फर्स्ट हाफ का मीडियन देखना होगा। अब हमने चूंकि बोला है कि मान लो कि n/2 डेटा पॉइंट्स इन फर्स्ट हाफ, ठीक है, क्योंकि n है इवन तो n/2 डेटा पॉइंट आ गया। अब हमने क्या बोला कि अगर n जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, मतलब 20 डेटा पॉइंट्स है, मतलब यहां पे फर्स्ट हाफ में 10 डेटा पॉइंट्स है, n इज मल्टीपल ऑफ 4, n इज इवन। अब हम बोल दिए कि n का वैल्यू अगर 20 है, इट मींस n/2 पॉइंट्स इन फर्स्ट हाफ में 10 पॉइंट होंगे। अब फर्स्ट हाफ में 10 पॉइंट होंगे, इस फर्स्ट 10 पॉइंट के 10 डेटा पॉइंट के आप जो मीडियन निकालोगे वो आपको देगा क्वार्टाइल 1। मीडियन ऑफ फर्स्ट हाफ, मीडियन ऑफ फर्स्ट हाफ और फर्स्ट 10 डेटा पॉइंट्स विल गिव योर क्वार्टाइल 1। और चूंकि 10 डेटा पॉइंट है और 10 डेटा पॉइंट का जब हम मीडियन निकालते हैं तो हमको फिफ्थ प्लस सिक्स टर्म का समेशन डिवाइडेड बाई 2 या फिर फिफ्थ प्लस सिक्स टर्म का मीन निकालते हैं। तो फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स टर्म डिवाइडेड बाई 2 ये आपका हो जाएगा क्वार्टाइल 1। सिंपल शब्द में ध्यान से सुन लो कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्वार्टाइल 2 क्या होगा, तो द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा इज क्वार्टाइल 2। अगर आपसे पूछा जाए कि क्वार्टाइल 1 क्या होगा, तो सुना ध्यान से, क्वार्टाइल 1 क्या होगा, द मीडियन ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द डेटा विल गिव क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 क्या होगा, द मीडियन ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द डेटा विल गिव क्वार्टाइल 3। क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया क्या? फर्स्ट हाफ के डेटा का जो मीडियन होगा वो क्वार्टाइल 1 देगा, और पूरा डेटा का जो मीडियन होगा वो क्वार्टाइल 2 देगा, और सेकंड हाफ का जो
मीडियन होगा वो आपका क्वार्टाइल 3 देगा। क्लियर हुआ क्या? नहीं क्लियर हुआ तो सवाल से क्लियर होगा, नहीं क्लियर हुआ तो सवाल से क्लियर होगा। और अगले क्लास में हम सैंपलिंग के साथ साथ इसका एक सवाल भी कर लेंगे। नहीं समझ आया क्या भाई? कमेंट तो कर दे यार। नहीं समझ आया तो कमेंट कर दो कि नहीं समझ में आया सर। आप बोलते हैं समय बर्बाद करते हो। क्लियर है सर, बस एक एग्जांपल से समझ देना प्लस क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है ठीक है। Q3 का द मीडियन ऑफ द सेकेंड हाफ, यही कहानी है। एन को इवन ले लिया, ऑड ले लोगे तो भी कहानी, इसको बिठा दो यार। ये सब कहानी हम इतना बताया आप लोग को, इसका हमको नहीं लगता ज्यादा कोई फायदा हुआ होगा। सिंपल हटाओ इसको, पूरा वैसे हो गया। लिखो जो अभी समझा रहे हैं उसको बस लिख लो, सब क्लियर हो जाएगा। सपोज इन डेटा पॉइंट्स Q2 is equals to median of all n data points. Q1 is equals to median of first half क्लियर है क्या? मीडियन ऑफ सेकेंड हाफ क्लियर है क्या? क्लियर है या नहीं है? बस इतना लिख लो, मीडियन ऑफ ऑल एन डेटा पॉइंट्स, मीडियन ऑफ फर्स्ट हाफ डेटा पॉइंट्स, मीडियन ऑफ सेकंड हाफ डेटा पॉइंट्स। इससे सभी चीज आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? अरे भाई थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सभी डेटा पॉइंट के मीडियन निकाल लो, वो आपका दे देगा क्वार्टाइल 2। फर्स्ट हाफ का जो डेटा है, फर्स्ट हाफ डेटा है, उसका अगर आप मीडियन निकाल लो वो आपका दे देगा क्वार्टाइल 1, और उसी तरीके से क्वार्टाइल 4 भी निकल जाएगा। क्लियर है क्या? तो सवाल अभी किया जाए या कल किया जाए? सवाल अभी किया जाए या कल किया जाए? बताओ भाई, सवाल अभी किया जाए या कल किया जाए? कल 2 क्लासेस रहेंगे, याद रखना। कल से 2 क्लासेस रहेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है नेक्स्ट वीक आपका एक और कोर का सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली माइन मशीनरी। सर गेट के फर्स्ट रैंकर एंड अंडर 100 रैंक वाले में डिफरेंस होता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गेट के फर्स्ट रैंक और 100 रैंक में डिफरेंस होता है। ये जेई एडवांस वाला कहानी नहीं है कि जेई एडवांस में रैंक 1 है और रैंक 50 है, दोनों का नॉलेज का लेवल हम चेक नहीं कर सकते। गेट में होता है। और देखो, कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जो 2 महीना पढ़ करके 100 रैंक ला रहे हैं, कई है जो 6 महीना पढ़ के रैंक 1 ला रहे हैं, 3 साल पढ़ के रैंक 1 ला रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस है, ये यहाँ पे डिफरेंस है। आप ऐसे जज नहीं कर सकते। गेट हर किसी का फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं होता है। आप आईआईटी में आओगे, आईआईटी के स्टूडेंट से मिलोगे, उनका गेट फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं होता है। वो ऐसे ही मजे मजे में कई लोग गेट दे देते हैं। क्वेश्चन को कल ही करेंगे, और थोड़ा बहुत इसमें जो कंफ्यूजन रहा है सब हम आपको कल क्लियर कर देंगे, ठीक है? तो आपका जो बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट था, ये मैथमेटिक्स का भी पार्ट था और प्लानिंग का भी पार्ट था, जिसको हमने आज कवर कर लिया है। क्या क्लियर है क्या? बताइए।
मैंने कहने देखो, रैंक 1 2 10 ऐसे जो लाते हैं ना, उनका एक प्रॉपर स्टडी होता है। मतलब प्रॉपर टॉपिक वाइज किसी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, हर टॉपिक पे प्रैक्टिस करना है। रैंक 100 में कई लोग ऐसे दिख जाएंगे जो कि कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किए, ऊपर ऊपर से सब्जेक्ट पढ़ लिए, आईक्यू थोड़ा तेज है, मैथ्स और रीजनिंग में मार्क्स अच्छे आ गए, मैथ्स और रीजनिंग में मार्क्स अच्छे आ गए। तो इस तरीके से भी, जैसे कि गेट 2024 का बात करें तो 42 मार्क्स पे आ गया था 104 रैंक, 42 मार्क्स पे 104 रैंक आ गया था। किसी किसी बच्चे का 20-22 नंबर मैथ एप्टीट्यूड में रहता है, किसी किसी स्टूडेंट्स का 42 में से 42 मार्क्स पे आ गया 100 रैंक, और उसका 22 नंबर मैथ्स रीजनिंग में ही है। कई स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं मेरे नजर में कि जिनका मान लो कि मार्क्स 2024 वाले बैच में उनका मार्क्स जो आया है वो 34 आया है, और 32 33 उनके कोर में आए हैं, मैथ्स और एप्टीट्यूड मिला के 3-4 नंबर है। तो इस तरीके के भी स्टूडेंट देखने को मिलते हैं। तो स्ट्रैटेजी कहने का सेंस ये है कि स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। आप अभी देखो, अभी जैसे वीकली टेस्ट हो रहा है, मंथली मिड मंथली टेस्ट हो रहा है, उसको अटेम्प्ट लो, सवाल को प्रैक्टिस करो, जो लेक्चर्स हो रहे हैं उसको शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। नोट्स तो बनाओ ही, साइड में शॉर्ट नोट्स बनाओ कि इससे मैं क्या समझा, इसको जितना शॉर्ट करो। आप एग्जाम टाइम तक स्ट्रैटेजी को जितना नोट्स को शॉर्ट करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि ऐसे 4 कॉपी आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज नहीं कर सकते 1-2 दिन में। तो जितना नोट्स को शॉर्ट करो, जैसे कि अब हम यहाँ पे जैसे ये है, तो इतना मैंने समझाया है, सीधा एस डी आप पता है कोफिशिएंट इसको लिख दिया, इतना मैं लिखा, इसको इसके इतना लिखने की जरूरत नहीं है नोट्स में। स्टैंडर्ड डेविएशन बस लिख दिया, एक ये फॉर्मूला दिमाग में चलता है, एक सैंपल के लिए होता है, एक रॉ डेटा जैसे पॉपुलेशन के लिए होता है, डिफॉल्ट पॉपुलेशन। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने होंगे, ठीक है। बंदे के अंडर रैंक आ रहा है। अच्छा अच्छा, अगर कोई 100 रैंक ला रहा है और उसको रैंक 1 लाना है, प्रैक्टिस देख लो ना। अभी इस बार का जो रैंक 1 है उसका 48 रैंक आया है, 3 रैंक आया है, फिर 1 रैंक आया है। तो इससे आप समझ सकते हो ना कि प्रैक्टिस का खेल है। अनुराग सर से ये सवाल पूछो, ज्यादा है। अनुराग सर ने लगभग 5 से 6 महीने मेहनत किए थे, मेरे बैचमेट ही हैं तो हम लोग साथ में ही रहते थे। तो 5 से 6 महीने अनुराग सर ने मेहनत किए थे, और उनका कॉलेज में भी अच्छा परफॉर्मेंस था उनका आईआईटी में। तो इस तरीके से उनका रैंक पाना है 5 से 6 महीने का। रैंक 100 आ रहा है, 1 लाने का टारगेट है, तो फिर मतलब प्रैक्टिस ही कर सकते हैं। बस प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, कोर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका 100 आ रहा है, मान के चल रहे मैथमेटिक्स और जो एप्टीट्यूड वाला सेक्शन में 22 नंबर आ रहा है 27-28 में, तो आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, कोर के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। जैसे माइनिंग मेथड्स हुआ तो न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं, प्लानिंग हो रहा है तो प्लानिंग के न्यूमेरिकल को कैसे कैसे आते हैं। पीवाईक्यू तो भाई पहले पूरा लगा लो, पीवाईक्यू कंप्लीट कर लो पूरा एकदम, 3 बार पीवाईक्यू लगाओ, एक बार नहीं 3 बार पीवाईक्यू, एक बार एक गोराई, 2 बार एक गोराई, फिर 3 बार पीवाईक्यू, क्लियर हो जाएगा। बोल तो रहा हूं भाई, प्रैक्टिस कहां से, पहले आप एक गोराई लगाओ, एक बार लगा लिया, फिर पीवाईक्यू और बढ़ो, नहीं समझ में आया दोबारा एक गोराई को लगाओ, 2 बार एक गोराई लग गया, अब पीवाईक्यू को फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम 3 बार पीवाईक्यू लगाना है। कम से कम 3 बार पीवाईक्यू को लगाओ 2007 से लेकर के 2025 तक। इसीलिए पूरा वीडियो सॉल्यूशन हमने सबसे पहले लगवाया। पीवाईक्यू का टेस्ट हमने पूरा अपलोड करवा दिया, पीवाईक्यू का टेस्ट हम सब्जेक्ट वाइज अपलोड करवा रहे हैं। पीवाईक्यू इज द अल्टीमेट की ऑफ सक्सेस। 80% लगभग क्वेश्चंस पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं। यस, ओनली PYQ and AK Gorai sir books are sufficient, and class lectures AK Gorai sir book and PYQ are sufficient to get any rank in GATE. आप अंडर 10 लाने के लिए PYQ AK Gorai sir का बुक सफिशियंट है। अगर आप उसको 2-3 बार लगा लिए हो, then you will definitely deserve rank under 10. चलिए ठीक है, तो यही था आज का क्लास। बाकी इसमें जो थोड़ा बहुत अगर आप लोग को नहीं समझ में आया है उसको अगले क्लास में सवाल के साथ क्लियर कर लेंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन, अच्छे से करते रहिए, और अपना एक कोल इंडिया का सीट
कंफर्म करिए, जिसको एनटीपीसी जाना है एनटीपीसी जाएंगे, जिनको एनएमडीसी जाना है वो वहां जाएंगे, बट सीट जरूर कंफर्म करिए अपने मेहनत के बदौलत। थैंक यू एवरीवन, टाटा बाय बाय गुड नाइट, हमारा भी खाने का समय हो गया।